लिखो टॉपिक, नया हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हेडिंग लिखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। देखना इधर ध्यान से। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है ये। कोई बताएगा? सिद्धार्थ तुम बताओगे इंपल्स क्या होता है? व्हाट इज इंपल्स? मूवमेंट पे बेटे बातें नहीं, मूवमेंट पे जितना फोर्स लग रहा है, मीन व्हाट? इंपल्स। देखो होता क्या है, सुनो ध्यान से। अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूंगा कि दिस इंपल्स इज बेसिकली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का ये प्रोडक्ट है। और ये सिंपल प्रोडक्ट लगाया मैंने, डॉट वॉट नहीं, क्योंकि स्केलर है और वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर को तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसमें तो नहीं डॉट यहां क्रॉस करना पड़ता। वेक्टर वेक्टर है, फिर आप करते हो। तो इसको देख के आप बोलोगे फिर ये क्या जरूरत पड़ी सर डिफाइन करने की? फोर्स आपको पता, टाइम आपको पता, मल्टीप्लाई कर लो, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट तुम्हें इंपल्स। क्यों फालतू में एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? समझ रहे हो बात को ना? फोर्स है, जैसे जैसे हमने डिफाइन किया था मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन किया। यहां पे भी सवाल उठा, जब मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो क्यों अननेसेसरी एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं? तो यहां पे फिर समझाया गया कि मोमेंटम से पता चलता है कि भाई आप बोलो यार ये ऑब्जेक्ट मेरी ओर 10 की स्पीड पे आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट आके मुझसे टकराया, अब वो मक्खी थी या बस थी, फर्क पड़ेगा ना? ठीक है, वही बस आ रही है 10 की स्पीड पे, वही कोई मच्छर आ रहा है 10 की स्पीड पे, देयर इज अ डिफरेंस। तो इसलिए मोमेंटम एक नया टर्म। अब मैंने आपको बोला कि यार तुम्हारी ओर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है तुमसे टकराने, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो तुम समझ जाओगे यार मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो टकराएगा तो मुझे काफी नुकसान कर देगा ये। तो मोमेंटम ज्यादा कम डिफाइन करना लॉजिकल लगा हमें। और इनफैक्ट जो फोर्स होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ही, ये आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। न्यूटन सेकेंड लॉ एक्चुअली डिफाइन ही ऐसे है। इसी का सिंपलर फॉर्म है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी का सिंपलर फॉर्म है। सिंपलर फॉर्म बोल रहा हूं क्योंकि आप लिखते हो डी बाय डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब आप कहते हो मास को बाहर कर लो, लेकिन वो सिर्फ कंडीशन है। मास को बाहर आप तभी करोगे जब वो कांस्टेंट है। एक रॉकेट अगर हाई स्पीड से ऐसे ऊपर जा रहा है, उसका मास कांस्टेंट नहीं है, उसमें से बहुत हाई रेट पर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ रही है फ्यूल के बर्न होने से। उस ऊपर जाते हुए रॉकेट का मास लगातार घट रहा है। तो उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा इनफैक्ट एम, डी बाय डी टी ऑफ वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू डी बाय डी टी ऑफ एम, ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें। भाई अगर मास भी उस बॉडी का, अब ये वाला जो टर्म है ये तो एम ए हो जाएगा, बट ये भी तो एक एडिशनल टर्म आ जाएगा ना अगर सिस्टम का मास लगातार बदल रहा है। तो इसलिए तुम ये जो लिखते हो ना फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब उस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास लगातार बदल रहा है, फिर नहीं कहना कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एम ए प्लस ये टर्म और एक एक्स्ट्रा आएगा। तो जैसे खैर ये हम थोड़ा अलग डायरेक्शन में मोमेंटम चले गए, बट एनीवेज समझना तो है, ये रिलेट करेंगे। तो ऐसे ही क्या जरूरत पड़ी मुझे इस नए टर्म को डिफाइन करने की, जब फोर्स मुझे पता है अच्छे से, टाइम मुझे पता है अच्छे से, फिर इस नए टर्म को डिफाइन क्यों किया? और अगर हम वैसे भी देखें तो अगर मैं लिखूं कि इंपल्स आप कह रहे हो इज इक्वल टू फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है, इसी को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं, दिस डी जे इज एफ वेक्टर इंटू डी टी। उसी चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। मान लो इस वक्त किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ, तो अगले dt सेकेंड्स में वो फोर्स की वजह से आने वाला इंपल्स कितना है? फोर्स इंटू टाइम।
अभी बस आप इतना समझो कि इम्पल्स एक नई चीज आपके सामने आई है, क्यों डिफाइन करी है अभी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बस इतना पता है कि इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं। भाई ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, बस इतना पता है अभी मुझे। ठीक है, सो फोर्स और, तो मान लो किसी वक्त फोर्स एफ था, अगले dt सेकेंड्स में उस फोर्स की वजह से आने वाला इंपल्स कितना है, एफ डी टी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन इंपल्स डीजे। अब एफ को हमने लिखा, दिस इज डी जे वेक्टर, एफ को हमने लिखा डीपी बाय डी टी इंटू डी टी, ये डी टी कैंसिल हो गया, यानी एक नया तरीका हमारे सामने आ रहा है। किसी भी छोटे से टाइम dt में जो जरा सा इंपल्स है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो j वेक्टर dj 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 छोटे छोटे ऐड होके क्या देंगे, टोटल इंपल्स। डोंट कॉल इट चेंज इन इंपल्स, मैंने पहले भी आपको सिखाया था, किस फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो उस हिसाब से हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रल डी डब्ल्यू, वी राइट डब्ल्यू, देयर इज नो मीनिंग ऑफ चेंज इन वर्क डन। मतलब क्या होता है, व्हाट इज द टोटल वर्क, आपने टोटल कितना काम किया, हिंदी में बोल के देखो, आपने कितना चेंज इन वर्क, हिंदी तो बोले कैसे बोले जाने दो, चेंज इन वर्क का कोई तुक ही नहीं है, टोटल काम कितना किया मैंने। तो कभी भी तुम्हें डेल्टा डब्ल्यू वर्ड लिखा दिख जाए कहीं गलती से, दैट इज रॉन्ग, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय अस। बट यही अगर तुम लिख रहे हो इंटीग्रल डीवी, सो दैट इज डेल्टा वी, आर राइट। इंटीग्रल डीवी का क्या मतलब है, छोटा सा वेलोसिटी का चेंज, तो छोटे 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 चेंजेस जोड़े तो टोटल चेंज आया वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेल डिफाइंड थिंग, चेंज इन वर्क डन मेक्स नो सेंस, वर्क तो टोटल कितना किया। सेम वे ये जे, डेल्टा जे नहीं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ चेंज इन इंपल्स। भाई व्हाट इज द टोटल इंपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्स, ऐसे बोलते हैं चेंज इन इंपल्स का। लेकिन राइट हैंड साइड डीपी क्या था, छोटा सा मोमेंटम का चेंज, तो छोटे 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 चेंज जोड़ के क्या आ गया ये। तो ये तुम्हें एक और नई चीज मिल गई, इंपल्स को एक और तरीके से हम डिफाइन कर पा रहे हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जशन बेटा इधर ध्यान, कहां ध्यान है तुम्हारा, कभी सामने पूरा ध्यान होना चाहिए। सो इंपल्स को अभी तक मैं दो तरीके से डिफाइन कर पाया, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता लग रहा भाई इस नई चीज को डिफाइन क्यों करा। नाउ आई गेट दिस, इंपल्स इज फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, सिंपल सिंपल वे में बोले तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। इसको थोड़ा और बेटर करूंगा मैं, अभी अभी बड़ा एलिमेंट्री से स्टार्ट किया है मैंने। दूसरा आप कह सकते हो इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, डी जे का इंटीग्रेशन जे, नॉट डेल्टा जे, बट डी पी का इंटीग्रेशन डेल्टा पी। ठीक है, सो इतना सा लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और समझेंगे आगे कि इंपल्स को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी क्यों। राइट, impulse is defined as the product of force and time. Impulse is defined as the product of force and time. ठीक है, आगे लिखो अगली लाइन, कंसीडर variable force is acting on an object. Consider variable force is acting on an object. ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, 2 साल तक संभालने हैं एक एक लाइन ढंग से। कंसीडर वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t, at any time t when force is f bar, at any time t when force is f bar, then impulse due to this force, then impulse due to this force
in the small time interval dt is dj equals f bar into dt. ये लिखो dj vector equals f bar into dt. फिर अगली लाइन में ये dj वेक्टर इज f बार को लिखो dp बाई dt इंटू dt. dt dt कैंसल. फिर लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग, उसके बाद ये लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग j बार इक्वल्स डेल्टा p बार. हेंस स्टेटमेंट लिखो हेंस impulse due to a force f bar acting on a system, hence impulse due to a force f bar acting on a system will be equal to change in linear momentum of the system. Will be equal to change in linear momentum of the system. ठीक है. अब मेरी बात जरा ध्यान से देखना. मान लो ये बॉल है, मान लो इस बॉल का मास है 2 kg. ये बॉल ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई, इस दीवार से टकराई ये बॉल, और दीवार से टकराने के बाद ये बॉल 8 मीटर पर सेकंड से वापस आ गई. ये बॉल गई, दीवार से टकराई, और 8 से तुमने दीवार पे ऐसे बॉल को फेंका, टकरा के वापस. मतलब ऐसा कोई भी केस मान सकते हो जहां पे दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं. ठीक है. नाउ ये बॉल जब दीवार से टकरा के वापस आई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दीवार ने इस बॉल को कितना फोर्स दिया, कैन यू आंसर? दीवार ने, अच्छा एक बात बताओ, ये बॉल दीवार के साथ कितनी देर के लिए टच में रही, कैन यू आंसर? ये बॉल दीवार के साथ कितनी देर के लिए टच में रही, कितना टाइम होगा? dt थोड़ा होगा, dt इनफाइनाइटली स्मॉल होता है. ये इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल है. ये टाइम माइट बी 0.01 हो शायद, 0.1 हो शायद. कल रेस जैसे 100 मीटर वाली हुई, कौन आया फर्स्ट, कौन आया सेकंड? इंडिया. तो इंडिया तुम आना ना, कितना क्या मालूम है? लक्ष्य नहीं. और जमैका वाला दूसरा बंदा, दोनों का टाइम 9.79 9.79 दोनों का, लेकिन अगले डिजिट में शायद फर्क था. मतलब 1/1000 ऑफ सेकेंड्स का फर्क आया फर्स्ट और सेकंड में. देख लो कितना क्लोज. एनीवेज, वो जितना छोटा सा टाइम है, कुछ वैसा ही, मतलब शायद ये बॉल जाके दीवार से टकराई हो, मे बी 4.1 सेकेंड, लेकिन हमें तो नहीं पता ना. कुल मिला के ये बॉल गई, पूरा जाने आने का टाइम मत जोड़ते फिरना. मैं बात कर रहा हूं खाली बॉल और दीवार का कांटेक्ट टाइम, क्योंकि दीवार और बॉल के बीच फोर्स भी तो उतनी देर के लिए ही आया होगा. चलो, कांटेक्ट टाइम तुम्हें नहीं पता, जो फोर्स आया वो पता नहीं, क्या वो फोर्स कांस्टेंट होगा? क्या बॉल और दीवार, बेटा शिवांश इतनी तेज मत हिलो, पूरा वहां दिख रहा है, तुम पूरा सिर हिला रहे हो, पूरी बॉडी हिला दी तुमने. क्या वो बॉल और दीवार के बीच का फोर्स कांस्टेंट होगा प्रभमेर? कैसा होगा वो फोर्स और टाइम के बीच? अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, रफ सा ग्राफ, एग्जैक्ट तो हमें पता ही नहीं ना, तो फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ ये कुछ ऐसा सा आएगा, ऐसा. ये वो डेल्टा टी टाइम है जितनी देर के लिए बॉल और दीवार आपस में कांटेक्ट में थे. तो बहुत दिक्कतें हैं. कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं? एक तो टाइम नहीं पता, बिकॉज टाइम इज वेरी स्मॉल. जैसे बैट्समैन ने शॉट मारा बॉल को, तो अब अगर मैं आपसे कहूं बैट ने बॉल को क्या फोर्स दिया, यू कैन नॉट आंसर. क्यों? बैट और बॉल के बीच कांटेक्ट कितनी देर के लिए होता होगा? बॉल कितनी देर में आ जाती है बॉलर के हाथ से चल के बैट तक? कितनी देर में? कितने सेकेंड? 1 सेकेंड. मुझे लग रहा है भाई साहब बहुत ज्यादा है. अब
वो नहीं, तुम नहीं हो, तुमने ऐसे बॉल नहीं फेंकी आराम से, कोई फास्ट बॉलर है मान लो, कैलकुलेट, मे बी 0.2 0.3 सेकंड, मे बी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं, काफी जल्दी, चलो वो तो टाइम फिर भी 0.2 0.3 सेकंड है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। बट बॉल और बैट का कांटेक्ट तो यार सिद्धार्थ कितनी देर के लिए हुआ होगा, फिर वही 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड में भी। और उस दौरान भी अगर तुम अल्ट्रा स्लो मोशन में सोचो, तो ये बैट है, ये बॉल है, बॉल आई, क्रिकेट बॉल है लेदर वाली, क्या बॉल बैट के साथ कांटेक्ट के दौरान डिफॉर्म हुई? क्या जब बॉल और बैट की टक्कर हुई बॉल डिफॉर्म हुई? यस। अब ये नहीं कहना सर ये बॉल कहां डिफॉर्म है बताओ, वो कोलिजन के वक्त डिफॉर्म हुई है, बाद में अपनी शेप में वापस आ गई है, कोलिजन के वक्त वो डिफॉर्म हुई है। तो अगर तुम बैट और बॉल का कांटेक्ट को अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे ना, तो ये बॉल ऐसे आई, ये बैट से टकरा के ऐसे थोड़ा सा डिफॉर्म हुई, वापस चली गई। कितनी देर लगी होगी? इमेजिन करो अपने दिमाग में उस प्रोसेस को। रिप्ले तो कई बार क्रिकेट में देखा होगा ना, जब वो थिन एज लगा या नहीं लगा चेक करते हैं, तो यू इमेजिन एक प्रॉपर शॉट था, बैट्समैन ने सिक्स मारा है मानो, तो बैट और बॉल, इमेजिन वो बैट और बॉल का कांटेक्ट हुआ, वो फोर्स आया, वो कुछ ऐसा आएगा फोर्स। तो आप फोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बता पा रहे फोर्स कितना है, क्योंकि वो तो लगातार बदल रहा है। आप तो ये कांटेक्ट के बारे में भी नहीं बता पा रहे, बट इंपल्स कितना है ये बता पाओगे। इंपल्स वैसे इस एरिया को भी कहेंगे, क्योंकि ये एरिया इन अ वे तुम्हें क्या देगा, इंटीग्रल एफ डी टी। कोई भी एरिया क्या देता है, फोर्स इंटू टाइम, मत बोलना आगे से, इंटीग्रल वाई डी एक्स। कोई भी, आप छोटे बच्चों की तरह ही बातें करते रहोगे, इंटीग्रल वाई डी एक्स। कोई भी एरिया क्या होता है, इंटीग्रल वाई डी एक्स। तो ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रल एफ डी टी। एफ डी टी क्या है, डीजे, छोटा सा इंपल्स, उन सब का इंटीग्रेशन टोटल इंपल्स। सो एक और नई चीज तुम्हें पता लगी, तीसरी, इंपल्स फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट भी है, इंपल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी है, इंपल्स फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया भी है। अब तुम समझोगे इंपल्स को डिफाइन करने की इंपॉर्टेंस। अब ऐसे केसेस में जहां पे फोर्स ऐसा आता है, पहली बात तो ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का मतलब, लक्ष्य बेटे, ऐसा फोर्स जो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर हो और उस शॉर्ट टाइम के दौरान भी इसका मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, ये एकदम से ह्यूज होके एकदम से खत्म हो रहा है। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, इंपल्सिव। A force which appears for a very short duration, and during that short duration also its magnitude is continuously changing. It increases and decreases suddenly. It goes to a high value. इसीलिए देखो, आप अपने हाथ को ऐसे दबाओ, दर्द नहीं होगा आपको। थक जाओ बात अलग है, घंटे भर ऐसे करके रखो, दर्द नहीं होगा। बट ये हिट किया तो दर्द हुआ। ये भी नॉर्मल फोर्स था जब मैं ऐसे लगा रहा था, और ये जब हिट किया तो भी नॉर्मल है। बट फर्क वही है, जब तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स ना फाइनाइट है, मे बी मान लो 5 न्यूटन, 2 न्यूटन। बट जब तुमने ऐसे किया तो वो फोर्स शायद उस थोड़े से टाइम में 1000 तक गया और वापस आ गया, तो तुम्हें दर्द महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि वो फोर्स बहुत स्ट्रांग था। ये जब ऐसे हिट किया तो दैट फोर्स वाज, आया बड़ी जरा सी देर के लिए, बट इट वाज क्वाइट हाई। ठीक है, दीवार पे मत्था मारो तो यू कैन फील दैट। ऐसे कुछ नहीं होगा, बट वैसे तो होगा ना, आपको पेन होगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, जनरली दिस काइंड ऑफ फोर्सेस अपीयर ड्यूरिंग कोलिजन। तो इन जगहों पर दिक्कत आ गई हमें। हमने कहा फोर्स बताओ, हम नहीं बता पा रहे। हमने कहा चलो टाइम बताओ, हम नहीं बता पा रहे। तो ऐसे केसेस में हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी, इंपल्स। Impulse now you can also define as the overall effect produced by a force. Overall effect क्या? Change in momentum. अब तुम ये तो नहीं बता पा रहे कि ये दीवार ने बॉल को फोर्स कितना दिया, क्योंकि यार वो फोर्स तो लगातार बदल रहा था, बट उस फोर्स ने ओवरऑल इफेक्ट क्या किया? क्या किया? बॉल के मोमेंटम को बदल दिया। when I say the word overall effect, मोमेंटम मतलब, तो इस दीवार ने बॉल के मोमेंटम को कितना बदला? व्हाट वाज द फाइनल मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मैं लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा हूं, मोमेंटम है, वेक्टर है, इज्जत देना पूरी। ओके, डायरेक्शन। व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम? 2 into 10, 20. व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम?
फाइनल माइनस इनिशियल -16 -20 यूनिट। मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकेंड, यू कैन ऑल्सो से दैट न्यूटन सेकेंड। चेक करके देखो सेम आएगा। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट हो या मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो, यूनिट सेम आएगी। ओके, तो अब तुम ये कहोगे इस केस में कि इस दीवार ने बॉल को फोर्स कितना दिया नहीं पता, बट उस फोर्स ने ओवरऑल इफेक्ट क्या डाला, मतलब बॉल के मोमेंटम को कितना चेंज किया, वो मैं बता दे रहा हूं -36। तो ऐसे केसेस जहां पे फोर्सेस होते हैं इंपल्सिव, जहां पे फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे हैं। कांस्टेंट फोर्स है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, मैं इंपल्स में नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन ऐसे ही कर दूंगा। मैं उस फोर्स को, मान लो तुमने कहा सर फोर्स तो 20 न्यूटन है, मैं लिखूंगा फोर्स इज ma, मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, मैं v इज u प्लस at लगा के वेलोसिटीज का चेंज निकाल लूंगा। लेकिन ऐसे केसेस जहां पे फोर्स लगातार बदल रहा है, मुझे इंपल्स में जाना पड़ेगा। मैं फोर्स के बारे में नहीं बता पा रहा, बट उस फोर्स ने ओवरऑल क्या इफेक्ट डाला वो मैं बता रहा हूं। तो impulse can now also be defined as the overall effect which is produced by a force. That is called what? Impulse. Force or time, change in linear momentum, force versus time graph का area या overall effect produced by a force on a system. And that overall effect का मतलब ही है change in momentum. ठीक है, तो इस दीवार ने बॉल को कितना इंपल्स दिया? -36। किस डायरेक्शन में? ऑफ कोर्स लेफ्ट। जो डेल्टा पी का डायरेक्शन है वही इंपल्स का डायरेक्शन है, बिकॉज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब तुम मुझसे कहो सर टाइम ढूंढ लिया मैंने, मेरे पास मशीन थी, मैंने सेंसर वगैरह लगा रखे थे दीवार पे, मैंने चेक कर लिया, टाइम था 0.01 सेकेंड, दीवार और बॉल के बीच कॉन्टैक्ट का टाइम कितना था? 0.01। मैंने कहा यार देख बेटे, फोर्स तो मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो लगातार बदल रहा है। जो चीज लगातार बदल रही है मैं कैसे उसकी वैल्यू बताऊं? अब कहो चलो कोई बात नहीं सर, एवरेज फोर्स बता दो, ऑन एन एवरेज कितना फोर्स था? कैसे बताया सोया? मैं फोर्स तो नहीं बता पा रहा, एवरेज वैल्यू बता दो। इट्स लाइक आप यहां से दिल्ली गए, अपनी कार निकाली F1 फॉर्मूला रेसिंग वाली, कभी बड़ी तेज, कभी बड़ी स्लो, कभी ब्रेक, कभी तेज, सटक गया आपका दिमाग 2-2.5 घंटे के लिए, आप बिल्कुल ऐसे खाली हाईवे आप चलाए जा रहे हो, बहुत तेज स्लो, मैं कहूंगा सोया बता तेरी स्पीड क्या है? आई कैन नॉट डिफाइन ना, बिकॉज वो तो लगातार बदल रही है, बट एवरेज तो बता दूंगा। आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए, अब ऐसे चलाओगे तो 2 घंटे में पहुंच ही जाओगे। आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए, 240 किलोमीटर था, आपने कहा मेरी एवरेज स्पीड क्या आई? 120। तो यहां पे भी हम फोर्स तो नहीं बता पा रहे, तो लगातार बदलता जा रहा है, एवरेज वैल्यू बता देंगे। कैसे? हम कहेंगे एवरेज फोर्स इनटू वो जो टोटल टाइम था, दैट इज इक्वल टू इंपल्स। सो एवरेज फोर्स और टाइम था मान लो इस प्रोसेस में 0.01, इंपल्स कितना आया? -36। सो एवरेज फोर्स कितना दिया दीवार ने बॉल को? -3600। माइनस का मतलब लेफ्ट। ऑफ कोर्स जब ये बॉल दीवार से टकराएगी तो बॉल दीवार को फोर्स देगी राइट, और ये नॉर्मल फोर्स ही है, ये बॉल और दीवार के बीच कोई नया फोर्स नहीं आ गया भाई, फंडामेंटल फोर्सेस तो 4 ही हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही, नॉर्मल फोर्स ही है, बस वो लार्ज हो गया था थोड़ी देर के लिए। इसे अब ये नहीं कहना सर एक नया फोर्स आज हमने सीखा इंपल्सिव, फंडामेंटल फोर्सेस 4 ही है, ये बॉल और दीवार के बीच आया नॉर्मल फोर्स ही था, बट थोड़ा अलग टाइप से, मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, तो ऐसे केस में अब एवरेज फोर्स बता दो। मान लो अब मैं आपसे कहूं कि बॉल आई, बैट से टकराई, गई, बॉल का पहले मोमेंटम निकाल लो, बॉल का बाद में मोमेंटम निकाल लो, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, मान लो बॉल और बैट के बीच का टाइम बता दिया जाए, वो तो आजकल सेंसर होते हैं बता ही देंगे कि बॉल और बैट के बीच टाइम इतनी देर था। अब तुम फोर्स प्रिसाइसली तो बता नहीं पाओगे, एवरेज वैल्यू बता दो फोर्स की, ऑन एन एवरेज इतना फोर्स रहा बॉल और दीवार के बीच। समझ गए? तो इंपल्स डिफाइन करने की जरूरत हमें तब पड़ जाएगी जब जब कोलिजन हो रहा होगा, जब जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगी तो वो एक दूसरे को फोर्स देंगी थोड़ी सी देर के लिए, बट ऐसा। तो ऐसे केसेस में फोर्स ना बता के वी विल
मतलब उनके इंपल्स के बारे में बताएंगे कि चल यार फोर्स तो नहीं पता, बट उस फोर्स ने चेंज कितना किया, इफेक्ट कितना डाला सिस्टम में, उसके मोमेंटम को कितना बदला, दैट वी कैन फाइंड। बोल बेटे। नहीं, रिजिड बॉडीज के बीच कोलिजन, पहली बात तो देखो प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी कोई होती नहीं, कोलिजन होगा तो बॉडीज डिफॉर्म तो पक्का होंगी, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल केस ही नहीं है। ठीक है, अब तुमको आइडियल केस लेके चलो तो फिर ग्राफ थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, बट अब रिजिड भी बोलोगे यार, हल्का सा डिफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, सो राइट, इन collisions between two objects, या इन collisions ऐसे ही, the forces in collisions, the forces that appear between the colliding objects are impulsive in nature, are impulsive in nature। ठीक है, कॉमन वर्ड भी यूज करते हैं ना, बड़ा इंपल्सिव सा पर्सन, नेचर इसका बड़ा इंपल्सिव सा है, वही है, मतलब एकदम से गुस्से हुआ बहुत ज्यादा, फिर रिलैक्स, इंपल्सिव ऐसे करके कॉमन वर्ड वहां भी यूज करते हैं। सो इंपल्सिव फोर्स मतलब एकदम से आया और गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इंपल्सिव फोर्स का मतलब फोर्स विच अपीयर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम and during this short time its magnitude goes up to a large value and then again becomes zero. During that short time its magnitude goes up to a large value and then becomes zero. So during that short time also its magnitude goes up to a large value and then again becomes zero. ये ग्राफ भी बनाओ impulsive force का। Right, for such type of impulsive forces, for such type of impulsive forces we are unable to find the magnitude of force, but we can find the overall effect, we can find the overall effect produced by this force, which is equal to change in linear momentum of the system, which is equal to change in linear momentum of the system। ठीक है, तो जब भी ऐसे इंपल्सिव फोर्सेस आएंगे, फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू बताना तो हमारे लिए मुश्किल है, एवरेज वैल्यू बता देंगे इस अप्रोच से। इंपल्स पहले ढूंढेंगे मोमेंटम कितना चेंज हुआ दोनों में से किसी भी एक बॉडी का। दीवार का चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं ढूंढ रहे अब, क्योंकि दीवार तो फिक्स है। जब बॉल आके दीवार से टकराई तो दीवार पे तो और भी फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि आप ये मत कहना कि जब ये बॉल दीवार से आके टकराई है, ऐसे ये बॉल जब दीवार से टकराई तो बॉल ने दीवार को फोर्स इधर दिया या इंपल्स इधर दिया, तो दीवार ने बॉल को इंपल्स इधर दिया। बिल्कुल जिस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम में तुम फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाते थे, वैसे ही इंपल्स अब दिखा दो। क्योंकि ऐसे केस में फोर्स के बारे में बताना मुझे मुश्किल हो रहा है, तो बजाय फोर्स के मैं चला गया इंपल्स पे। मैं फोर्स के बारे में नहीं बता पा रहा, बट वो फोर्स ओवरऑल चेंजेस क्या लाएगा वो मैं बता दूंगा इंपल्स की हेल्प से। तो बॉल का दीवार पे फोर्स या दीवार का बॉल पे फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन है। तो इंपल्स भी वैसा ही होगा, एक्शन रिएक्शन। इंपल्स इज व्हाट, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ही तो था, टाइम तो स्केलर है। तो बॉल ने अगर दीवार को फोर्स इधर दिया, दीवार ने बॉल को इधर, तो इंपल्स भी यही डायरेक्शन में रहे होंगे।
अब तुम कहोगे इसका मतलब सर जितना मोमेंटम में चेंज इसका आएगा उतना ही मोमेंटम में चेंज दीवार का भी आना चाहिए, बट दीवार तो रेस्ट की रेस्ट पे है, क्योंकि दीवार पे यार और भी फोर्सेस है ना। सेम वे अगर बैट्समैन ने शॉट मारा है तो जितना बॉल ने बैट को इंपल्स दिया है, बैट ने भी बॉल को उतना इंपल्स दिया है। ये इंपल्स भी न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करेगा। यार बैट और बॉल के बीच फोर्स तो हर वक्त सेम ही था ना। जिस वक्त फोर्स की वैल्यू ये थी, मान लो ये फोर्स की वैल्यू इस वक्त थी 1000 न्यूटन, तो उस वक्त बॉल का बैट पे, बैट का बॉल पे फोर्स वो भी तो 1000 ही था। समझ में? ये फोर्स एक्शन रिएक्शन है ना भाई, जितना मर्जी लार्ज हो, है तो एक्शन रिएक्शन। बॉल ने बैट को दिया तो बैट ने बॉल को दिया, और टाइम भी सेम है। तो इसका मतलब बॉल ने बैट को जो इंपल्स दिया है, बैट ने बॉल को भी वही इंपल्स दिया है। तो इसका मतलब जो बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, बैट का भी वही होना चाहिए। तुम कहोगे फिर सर किसी भी एक का ढूंढ लो, बट बैट पर तुम्हारे हाथ का फोर्स भी तो है। बैट पर, तुम्हारे हाथ पर भी तो सडनली एक लार्ज फोर्स अपीयर होगा ना जब शॉट मारोगे। तुम कहोगे सर बॉल पे भी तो ग्रेविटी है, बॉल पे भी तो ग्रेविटी है, बट इस फोर्स के सामने ग्रेविटी नेग्लिजिबल पड़ जाएगा। तुम्हारे हाथ का फोर्स लार्ज आएगा, तुम्हारे हाथ पे भी तो झटका आएगा एकदम से एक, लेकिन वो जो ग्रेविटी है दैट इज नेग्लिजिबल। ऐसे फोर्सेस, ग्रेविटी फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होगा। इंपल्सिव फोर्स कौन होगा? ज्यादातर देखना नॉर्मल फोर्स ही होगा। रस्सी का टेंशन हो जाएगा। आप एक काम करो, आप ऐसे, ये छत है ऐसे, एक रस्सी ये ऐसे ब्लॉक टंगा हुआ है, ऐसे ऐसे ब्लॉक टंगा है, ठीक। इस वक्त ये रस्सी पे टेंशन कितना आ रहा है? इस वक्त ये रस्सी पे टेंशन आ रहा है mg के बराबर। तुम एक काम करो, ब्लॉक को ऐसे ऊपर उठा लो, ऊपर उठाओ ब्लॉक को। तुमने ये ब्लॉक को ऊपर उठाया, रस्सी स्लैक हो गई ऐसे ऐसे, ये ब्लॉक है, छोड़ दो ब्लॉक को। ये ब्लॉक भागेगा नीचे 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 नीचे, भागता भागता यहां पहुंचेगा। रस्सी में एकदम से एक झटका आएगा कि नहीं आएगा? तो रस्सी का जो टेंशन है, तुम अपने हाथ में रस्सी ऐसे पकड़ो, तुम्हारे हाथ में रस्सी है, संप्रीत दिख रही है बेटा रस्सी? दिखनी चाहिए, इमेजिन करो ना, है रस्सी। आप ऐसे अपने दोनों हाथ पास लाओ, दिख रही है रस्सी? कहां है रस्सी? ऐसे स्लैक हो जाएगी, है ना, हार की तरह शेप ले लेगी ऐसे। अब तुम ऐसे खींचो, क्या होगा? रस्सी में एकदम से झटका आएगा ना, तो रस्सी का वो जो टेंशन था वो एक जरा सी देर के लिए इंपल्सिव हुआ। तो रस्सी का टेंशन, स्प्रिंग में ये काम कर पाओगे? स्प्रिंग को एकदम से खींचो तो स्प्रिंग का फोर्स एकदम से नहीं बढ़ेगा, स्प्रिंग का फोर्स धीरे धीरे बढ़ता है। स्प्रिंग का फोर्स पहले इंतजार करेगा, पहले एलोंगेशन बढ़ ले, फिर बढ़ेगा। स्प्रिंग फोर्स कैन नेवर बी इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स वही होगा जो एकदम से बढ़े एकदम से घटे। ग्रेविटी नेवर इंपल्सिव, ग्रेविटी नेवर। तुम्हारा जो मास है वो 40 केजी से 85 केजी आज 3-4 साल 5 साल लगे ना, है ना। तो जो mg है वो एकदम से तो नहीं बदला। दैट mg, आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ, धीरे धीरे ऊपर जाओ, छोड़ दो उसको चीपनेस को, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ तो mg धीरे धीरे बदलेगा। ग्रेविटी, स्प्रिंग, ये फोर्सेस कभी भी इंपल्सिव नहीं होंगे। नॉर्मल फोर्स बेटे इंपल्सिव हो जाएगा एकदम से। ये पेन गिरा था, फोर्स इंपल्सिव आया था इस पे जमीन का, अब नहीं है इंपल्सिव, अब पड़ा है चुपचाप, N इक्वल टू mg है। बट जब ये पेन ऐसे गिरा, हाथ पे टकराया, तो थोड़ी सी देर के लिए वो फोर्स इंपल्सिव बना, रस्सी का टेंशन इंपल्सिव बना। फ्रिक्शन फोर्स कैन ऑल्सो बी इंपल्सिव, फ्रिक्शन फोर्स कैन ऑल्सो बी इंपल्सिव। कैसे? आप ये केस देखो, ये एक बॉल है, ये दीवार है, ये बॉल ऐसे रोल करती हुई दीवार की तरफ जा रही है, रोल करती हुई। ये बॉल जब दीवार से जाके टकराएगी, ये बॉल जब दीवार से जाके टकराएगी, तो ये बॉल दीवार को फोर्स इधर देगी, नॉर्मल फोर्स, जो एकदम से थोड़ी सी देर के लिए ह्यूज होगा। तो बजाय नॉर्मल फोर्स लिखने के मैं इंपल्स लिख दे रहा हूं ऐसे, तो दीवार भी बॉल को ऐसे इंपल्स देगी जे। इमेजिन जब ये बॉल दीवार से टकराई थी वो छोटे से टाइम डेल्टा टी, उस वक्त इसका सरफेस ऐसे ऐसे रगड़ खा रहा होगा नीचे की नहीं, क्योंकि ये बॉल घूम रही है ना। तो जब वो टक्कर हुई है, टक्कर के वक्त इसका ये जो वर्टिकल वाला ये वाला फेस है बॉल का, वो ऐसे ऐसे स्किड मार रहा होगा ना, नीचे हारा होगा ना। तो दीवार ठीक उसी वक्त इसको ऊपर की ओर इंपल्स देगी, म्यू जे। जैसे एन तो म्यू एन, जे तो म्यू जे। भाई साहब एन एकदम से लार्ज हुआ तो फ्रिक्शन भी तो एकदम से लार्ज हो जाएगा, म्यू एन।
समझ में आ रही? तो फ्रिक्शनल फोर्स कैन ऑल्सो बी इंपल्सिव। ठीक है, तो इस वक्त दीवार ने इस बॉल को दो दो इंपल्स दिए हैं, जे भी और म्यू जे भी, जैसे एन भी और म्यू एन भी, तो जे भी और म्यू जे भी। ठीक है, सो ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होंगे। तो जब जब वो सिचुएशन आएगी कि कोलिजन होगा, नॉर्मल फोर्स ही ज्यादातर आप देखना या फ्रिक्शनल भी एकदम से ऐसे वेरी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इंपल्स। हम ढूंढेंगे उस बॉडी के मोमेंटम में क्या चेंज आया, उस बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया वो मुझे क्या दे देगा आरजू बेटे, इंपल्स। और फिर मैं इंपल्स को लिख दूंगा एवरेज फोर्स इनटू टाइम। एवरेज फोर्स मैं ढूंढ लूंगा, एग्जैक्ट फोर्स तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो impulse can also be defined as area of force versus time graph। नोट कर लो ये केस भी, जैसे impulse, फ्रिक्शनल impulse। ये भी लिख लो कि ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होते, क्योंकि इनकी वैल्यू अनुष्का बेटे एकदम से कभी भी नहीं चेंज होती। ठीक है, गीतांश इधर ध्यान दे लो बेटा। अब मान लो ये क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लगा जो 0 से लेके 6 सेकेंड तक 20 न्यूटन है, 6 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक घटा, 8 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड तक फिर निगेटिव हो गया, ऐसा फोर्स है। यू विल से कि सर ये इंपल्सिव फोर्स तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, इंपल्सिव फोर्स ये थोड़ा है, ये तो पहले 6 सेकेंड तक बल्कि कांस्टेंट था, बट फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को तो अभी भी इंपल्स बोलोगे ना, वो तो तुमने डिफाइन जरूर किया वेरिएबल टाइप के लिए, बट अब कोई नॉर्मल फोर्स है वहां पे भी तो बेसिक थ्योरी लगी जाएगी, है ना? ये जो एरिया निकालोगे फोर्स और टाइम का, ये तुम्हें क्या देगा, इंपल्स। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या डाउट है बेटे? नेगेटिव में कहां तक जा रहा है तुम बता दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ m इज इक्वल टू 2 kg, if m is equal to 2 kg and u is equal to 0, ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 0 थी, देन फाइंड v at t is equal to 9 seconds। फाइंड v at t is equal to 9 seconds। करो। ठीक है, अब ये नहीं कहना सर ये तो इंपल्सिव फोर्स नहीं है, भाई मैथमेटिकली तो अब इंपल्स, चाहे फोर्स इंपल्सिव हो चाहे ना हो, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, इंपल्स। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स इज द ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। इन तरीकों से इंपल्स आप डिफाइन कर सकते हो। सो बताओ जरा 9 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 65। देखते हैं बेटा, करो वंश। और फिजिक्स गैलेक्सी लक्ष्य कितने हो गए क्वेश्चन वर्क पावर के, सिंगल चॉइस हो गए सारे? तो आज कल तक खत्म करने हैं परसों, और मोर देन वन वाले भी, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसका तो होमवर्क अभी नहीं आएगा, स्टार्ट हुआ है। आप इन द मीन टाइम उसमें से करो क्वेश्चन, इसका काम मैं परसों से देना शुरू करूंगा। बातें नहीं बेटे, प्रभानंद कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है आपको। एरिया आ जाएगा, दैट विल गिव व्हाट, इंपल्स, दैट इज m टाइम्स v फाइनल माइनस v इनिशियल। और जहां तक ये नेगेटिव वैल्यू की बात रही, वो सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल से आ जाएगा। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल ही है ना। ठीक है, सो tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, tan, ये असाइनमेंट में भी था क्वेश्चन। तो ये बेस दुगना है, ये आधा हो गया, तो हाइट भी आधी हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, 10। एरिया निकाल लो तीनों, ये एरिया को नेगेटिव लेना नीचे है, तो दिस एरिया इज इंपल्स, दैट इज m टाइम्स v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 65 मीटर पर सेकेंड। कर लेना अपने आप सॉल्व। ठीक है, एरिया निकालो, दैट इज मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अनंत बीर देखना बेटे, आंसर नहीं आएगा बताना। ठीक है,
ओके, तो दिस इज द वे वी डिफाइन इम्पल्स। अब सुनना ध्यान से, अब बताओ मुझे जरा प्रमेर, बॉल क्रिकेट खेलते हुए तुम बॉल कैच करते वक्त हाथ अपने पीछे क्यों लेके आते हो थोड़ा? मैकेनिज्म समझाओ, टाइम बढ़ने से फोर्स कम कैसे? बेटे लावण्या बातें नहीं, ये देखो ना कैच छूट जाएगा, ध्यान दो इधर, तो पूरे ढंग से समझाओ, नहीं वही समझाएगा। तो उससे क्या हो गया? ये बात क्यों नहीं बोल रहे? मूवमेंट, रक्षिता बेटे इधर ध्यान दे बेटा, कैच, चेंज इन मोमेंटम तो सेम है। आपके हाथ में ऐसे बॉल आने से पहले मान लो v स्पीड से आ रही थी, और आपके हाथ में आने के बाद उसकी स्पीड क्या है? 0। चाहे तुम आराम से कैच, मतलब चाहे तुम ऐसे फर्मली हाथ रख के कैच करो, चाहे आराम से हाथ पीछे लाओ, दोनों केसेस में क्या चीज सेम है? चेंज इन मोमेंटम सेम है ना। पहले बॉल का मोमेंटम क्या था? mv, बाद में क्या है? 0। यानी दोनों केसेस में क्या चीज सेम है? इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब लिखो इस इंपल्स को एवरेज फोर्स इनटू टाइम। दोनों केसेस में इंपल्स सेम है, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। जब तुमने अपने हाथ को जेंटली आराम से ऐसे पीछे करके लेके गए तो टाइम तुमने बढ़ाया थोड़ा सा, बॉल के मोमेंटम में चेंज उतना ही आया बट टाइम ज्यादा लगा। नाउ इंपल्स उतना ही है बट एवरेज फोर्स इनटू टाइम, टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट गया। तो ऐसे वो ना एनसीईआरटी में ऐसे कई एप्लीकेशन है, स्कूल एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस इंपल्स, डिफरेंट डिफरेंट, हर एक में ले दे के तुम्हें यही मिलेगा कि भाई साहब टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट गया क्योंकि इंपल्स सेम था। कार में, मोटरसाइकिल में वो जो शॉकर लगे होते हैं, स्प्रिंग, ठीक है, कार गड्ढे में गई, अब सोचो शॉक एब्जॉर्बर एकदम खत्म है, गड्ढे में जाते ही क्या होगा? झटका सा एक लगेगा आपको, बैक पे अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा आपके, क्योंकि वो जो मोमेंटम चेंज था वो एकदम से हुआ। तो इंपल्स थोड़े से टाइम के लिए आया तो फोर्स तुम्हें लार्ज मिलेगा, वही स्प्रिंग लगा है तो आराम से वो इफेक्ट आएगा। बट कि अब तो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि पता सा भी नहीं चलता नॉर्मल गड्ढे में, तो वो टाइम इतना आराम से, और भी कोई टेक्नोलॉजी होती होंगी बट फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं इंपल्स से रिलेटेड। तो हर केस में आप देखोगे टाइम बढ़ा दिया। कांच का कोई मतलब चाइना वेयर कोई आइटम है, क्रॉकरी है, उसको भी हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो बबल्स होते हैं ना उसमें रैप करके, वो ऐसे ऐसे फिर फोड़ने में उनको बड़ा मजा आता है ना, फिर ऐसे पूरा कपड़े की तरह निचोड़ने में जो बचे होते हैं ऐसे, तो वो भी वही कॉन्सेप्ट है। इंपल्स सेम है, टाइम बढ़ा रहे, हर केस में हम टाइम बढ़ा रहे हैं सो दैट फोर्स को घटा रहे हैं, इफेक्ट कम आ रहा है, ठीक है। सो दोज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। तो वो एक बारी मैं बता दूंगा आपको, स्कूल एग्जाम में आ जाता है वो, कि क्यों बैट्समैन ने, मतलब एप्लीकेशन सब जगह वही है, आप चेक करना एक बारी। नाउ लेट अस कम टू दिस कोलिजन, जहां पे अभी सिंपल्स को हम यूज करेंगे, ठीक है। सो राइट, कोलिजन, बड़े बातें नहीं, और भी कुछ कुछ चीजें वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपके सामने आएंगी, फिलहाल कोलिजन पे आओ, फिर सेंटर ऑफ मास पे भी आएंगे। कोलिजन, इधर ध्यान दो, सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। राइट दिस हेडिंग, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। देखना इधर, ये एक बॉल है, मास m1, ये u1 स्पीड से आ रही है, आगे एक और बॉल है, मास m2, ये u2 स्पीड से जा रही है, और डेफिनेटली u1 u2 से बड़ा है, टक्कर तभी होगी, है ना। दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनमें कोलिजन होना है तो डेफिनेटली पीछे वाला तेज आना चाहिए। इनफैक्ट इस केस में हम कहते हैं u1 माइनस u2 को वी डिफाइन इट एज अप्रोच वेलोसिटी। उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कोई भी तेज हो सकता है,
दो बॉल्स हैं, आपस में टकराना है, उल्टे डायरेक्शन में तो कोई भी तेज हो, बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली पीछे वाला तेज होगा। उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो अप्रोच वेलोसिटी क्या लोगे, u1 प्लस u2, वही रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u2 माइनस, देखो अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 तो तुम लिखोगे u2 माइनस u1। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2 तो तुम लिखोगे u1 माइनस u2। बट अगर मैं आपसे कह रहा हूं अप्रोच वेलोसिटी तो बेटे यही लिखना, फिर ना कहना सर u2 माइनस u1 भी लिख दे चलेगा ना, यही लिखना अप्रोच वेलोसिटी। मैं रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव ही, बट मुझे अप्रोच चाहिए कि किस रेट पर अप्रोच हो रहा है, तो u1 माइनस u2, क्योंकि u1 पक्का बड़ा। उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं फिर टेंशन नहीं है। तो ये बॉल आएगी, इस बॉल को टक्कर मारेगी, इस टक्कर के दौरान फिर वही कहानी होगी, इंपल्सिव फोर्स आएगा दोनों के बीच, जरा सी देर के लिए टक्कर होगी। सोचो बिलियर्ड बॉल है ना, बिलियर्ड वाला टेबल है, देखा हुआ है नहीं, है ना, टेबल है, बॉल हिट किया। कैरम खेल रहे हो आप, कैरम की ये मतलब ये स्ट्राइकर है, ये कॉइन है ना, कोलिजन होने जा रहा है। अच्छा, हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज का डायरेक्शन और कोलिजन के वक्त आने वाले इंपल्स का डायरेक्शन एक ही लाइन के अलॉन्ग है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेड ऑन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन। इसको तुम वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोल सकते हो, सब कुछ इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये दोनों बॉल्स के बीच जब कोलिजन होगा तो बॉल्स की शेप डिफॉर्म हो जाएगी। ये वाली बॉल इस वाली बॉल को इधर नॉर्मल फोर्स देगी, तो ये वाली बॉल इस वाली बॉल को पीछे नॉर्मल फोर्स देगी। नॉर्मल फोर्स कह लूं या इंपल्स डिफाइन कर दूं बेटर है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स के बारे में मैं बता नहीं पा रहा, तो लेट अस डिफाइन इंपल्स। बेटा इधर ध्यान दो, ये इंपल्स आया, कोलिजन के दौरान ये बॉल्स की शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होगी, जैसे होता ही है, आप अल्ट्रा स्लो मोशन में देखोगे ये बॉल्स डिफॉर्म होंगी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। कोलिजन के वक्त की काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे, कोलिजन के वक्त की कम होगी पक्का। कोलिजन के वक्त काइनेटिक एनर्जी कम, कहां चली गई, डिफॉर्मेशन में। ये डिफॉर्म हो गई है बॉडीज, ये डिफॉर्मेशन में गई है एनर्जी थोड़ी सी, ठीक, लेकिन ये बॉडीज इलास्टिक है। इलास्टिक बॉडीज मतलब, इलास्टिक बॉडीज का मतलब अगर मैंने कहा बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है तो मतलब तुम फोर्स लगाओ, बॉडी डिफॉर्म होगी, फोर्स हटाओ, बॉडी अपनी शेप में पूरी तरह वापस। ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो ये दोनों आपस में टकराए, टक्कर के वक्त ये रुक नहीं गए हैं, ये रुके नहीं है बिल्कुल भी, ये टक्कर हुई और ऐसे गए काम, ठीक। इस टक्कर के दौरान मान लो ये बॉल है, ये बॉल की स्पीड थी 10, ये वाली बॉल है, इसकी स्पीड थी 6, टक्कर हो गई। अब इसकी स्पीड है मान लो 9, इसकी स्पीड है मान लो 4, मैं ऐसे ही रैंडम वैल्यूज ले ली, ये बॉल कभी भी रुकी नहीं है। इस बॉल की स्पीड 10 से घटते घटते 4 गई है और इसकी 6 से बढ़ते बढ़ते 9 गई है, बराबर भी हुई होगी कभी। कोलिजन के दौरान वो जो छोटा सा टाइम डेल्टा टी ना, उसमें बहुत सारा खेल हो गया। उस छोटे से टाइम डेल्टा टी में एक बॉल की वेलोसिटी 10 थी, दूसरे की 6 थी। 10 वाली की वेलोसिटी तुम उस डेल्टा टी को, भाई एकदम से काम हो गया, तुमने कहा 10 वाले की वेलोसिटी एकदम से 4, 6 वाले की एकदम से 9। इसी चीज को अल्ट्रा स्लो मोशन में आप सोचो तो 10 वाले की वो, इसकी वेलोसिटी 10, इसकी 6, कोलिजन हुआ, इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बराबर भी हुई होंगी ना। उसके बाद ये 4 हो गया और वो 9 हो गया, है ना। जिस वक्त कोलिजन के टाइम इनकी वेलोसिटीज बराबर हुई होंगी उस वक्त इन दोनों का डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा रहा होगा। क्या पारस, बोल बोल ठीक से बोल। जिस वक्त कोलिजन नहीं होगा, ये नहीं बोला मैंने, कोलिजन के दौरान, दौरान समझते हो ना, ड्यूरिंग, कोलिजन के वक्त इन एक मूवमेंट आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी क्या रही होगी, सेम। उस वक्त उस मूवमेंट पे इन दोनों का डिफॉर्मेशन रहा होगा सबसे ज्यादा। समझ में आ रही है बात। खैर, हमें अभी सिर्फ मतलब है कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद। अच्छे क्वेश्चंस में तुम्हें फंसाएगा, कोलिजन के वक्त में तुम्हें घसीट के लाएगा उस क्वेश्चन में। सो कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद। कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया तो ये बॉल पूरी तरह से अपनी शेप में वापस आ गई क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v1,
ये भी अपनी शेप में पूरी तरह से वापस आ गई। अब ये हो गई V2, डेफिनेटली अब V2 V1 से बड़ा होगा, डेफिनेटली। ये देख लो 9 बड़ा, हालांकि मैंने तो रैंडम लिया, वो बड़ा होगा, नहीं तो यार फिर टक्कर मारेगा। ऐसे होता है कभी बिलियर्ड में? ऐसे कभी होता है ये टक्कर मारी फिर टक्कर मारी? ऐसे तो नहीं होगा ना कभी। कार में नहीं करना है सर, ऐसे होता है, कार तुम चला रहे हो, तुम फिर रेस देके टक्कर मारो। बिलियर्ड में ऐसा नहीं होगा, एक बार टक्कर हो गई, उसके बाद दोबारा नहीं होनी टक्कर। तो टक्कर हो गई, इसका बाद कब कौन आगे तेज चल रहा होगा? आगे वाला। अब मैं बोलूंगा सेपरेशन वेलोसिटी इज v2 minus 1. दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेपरेशन वेलोसिटी। और अब क्योंकि ये दोनों बॉल्स अपनी शेप में पूरी तरह से वापस आ गई, इलास्टिक कोलिजन आइडियल केस है। आइडियल, इसमें हम मानते हैं कोलिजन के वक्त सिर्फ डिफॉर्मेशन हुआ था जो पूरी तरह से ठीक हो गया, बॉडीज इलास्टिक है, साउंड नहीं आई कोई। बिलियर्ड बॉल में तो साउंड भी आती है, तो एनर्जी का लॉस तो हुआ ना, साउंड में गया। ये इलास्टिक बॉडीज है, साउंड भी नहीं आई, टेनिस बॉल की तरह थी, कोई साउंड नहीं आई टक्कर में, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं, नो लॉस। हाँ जरूर डिफॉर्मेशन के वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी घटी थी पक्का, लेकिन पूरी तरह से वापस आ गई। मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो कैन आई से सिद्धार्थ, फॉर अ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज थ्रू आउट कंजर्व? नो, kinetic energy is not throughout conserve. Before and after it is same, but during it was less. तो अगर मैं ये एक स्टेटमेंट दूं कि काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट कंजर्व है तो गलत है। आप कहोगे सर कोलिजन के वक्त वो जो जरा सा टाइम डेल्टा टी था, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम थी। मान लो मैं तुमसे कहूं ये बॉल की स्पीड 10 से 4 हुई, कोलिजन के वक्त इसकी स्पीड किसी टाइम पे 8 थी, इसकी स्पीड किसी टाइम पे कुछ थी, कुछ भी थी, वो काइनेटिक एनर्जीज ऐड करोगे शुरू वाले से कम आएंगी। लेकिन हम ये कहेंगे फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एंड बाहर से कोई इंपल्स आया क्या? इस पे इंपल्स किधर आया? राइट, तो इस पे किधर आया? लेफ्ट। यानी इसका मोमेंटम जितना भी चेंज होगा इसका भी उतना ही चेंज होगा, बट उल्टे डायरेक्शन में। इसलिए ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं। मतलब एक बॉल का मोमेंटम जितना बढ़ जाएगा दूसरे का मोमेंटम उतना ही घट जाएगा, ओवरऑल मोमेंटम सेम रहेगा, क्योंकि हमारे इस सिस्टम पर बाहर से कोई इंपल्स नहीं आया। m1 ने m2 को जितना इंपल्स आगे दिया m2 ने m1 को उतना ही पीछे, m1 ने m2 के मोमेंटम को जितना बढ़ाया m2 ने m1 के मोमेंटम को उतना ही घटा दिया। समझ गए? इसलिए दोनों बॉल्स का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो एक नई चीज सीख रहे हो, हेडिंग भी हमने लिखी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुमने देखा यार ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक दूसरे को इंपल्स दिए इन्होंने, बाहर से कोई इंपल्स नहीं आया, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। ये फंडामेंटल्स अपने +1 में बहुत स्ट्रॉन्ग करो, मैं बता रहा हूं आरजू बेटे, ये फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। एक बॉम्ब ऐसे हवा में एक्सप्लोड होता है ना, बॉम्ब दिवाली वाला या कोई भी आर्मी वाला मान लो, न्यूक्लियर बॉम्ब मान लो, बॉम्ब एक्सप्लोड होने से ठीक पहले और एक्सप्लोड होने के ठीक बाद टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। एक्सप्लोजन मान लो ये सिंगल पीस था बॉम्ब, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, मोमेंटम निकालो भाई, चल रहा है ना, रेस्ट में नहीं है, मान लो चल रहा है, ठीक है संप्रीत, मैंने ऐसे फेंका तुम्हारी ओर बॉम्ब, हवा में वो एक्सप्लोड हो गया, तुम्हारे पास नहीं, हवा में एक्सप्लोड हो गया, तो हवा में एक्सप्लोड होने से ठीक पहले उसका मोमेंटम, और मान लो एक्सप्लोड होकर उसके 10 टुकड़े हो गए, तो उन 10 का टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, यू में से सर ग्रेविटी तो है, एक्सटर्नल फोर्स है, बट ग्रेविटी इंपल्सिव नहीं है, तो वो जो एक्सप्लोजन का जरा सा, एक्सप्लोड कितनी देर में बॉम्ब होता होगा बताओ? अब वो टाइम मत गिनना सर, वो आगे वो पूरी ऐसे उसमें रस्सी सी थी ऐसे, मैंने तो वहां पे आग लगाई थी, वो तो धीरे धीरे चिंगारी जा रही है ऐसे, वो टाइम नहीं, जब तक मैं दूर भाग गया था, वो टाइम नहीं जोड़ना, जब वो एक्सप्लोड हुआ, दैट ड्यूरेशन, जस्ट अभी था नहीं, अभी एक्सप्लोड, तो वो टाइम तो नेग्लिजिबल है, उतनी देर में ग्रेविटी कुछ नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी इंपल्सिव नहीं है, तो इसलिए उसको इग्नोर मार देंगे। मैं पूरा डिटेल में मैथमेटिकली दिखाऊंगा आपको। सो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वी से दैट मोमेंटम इज कंजर्व।
आएगा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वगैरह केसेस। फिलहाल इसको डायग्राम को बनाओ। इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन। हरनूर, हेड ऑन का मतलब, हेड ऑन का मतलब बेटे, हाँ हाँ, हट, हेड ऑन क्या बोला? लाइक वन डायमेंशनल कोलिजन, तो यही तो मैंने बोला, हेड ऑन। वन डायमेंशनल मतलब सब कुछ इसी लाइन के अलोंग है। कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज भी, कोलिजन के वक्त आने वाले इंपल्सिव फोर्सेस भी, ऑल आर अलोंग द सेम लाइन। दैट इज द मीनिंग ऑफ हेड ऑन। ठीक है। इलास्टिक का मतलब, जब वो कोलिजन हो गया तो बॉडीज अपनी नेचुरल शेप में वापस आ जाएंगी। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वापस उतनी ही हो जाएगी, घटी हुई थी बीच में बट वापस उतनी हो गई। हाँ, आइडियल केस है ये। इम्परफेक्ट में मतलब उसको इनइलास्टिक बोलते हैं। उसमें जो बॉडीज डिफॉर्म हुई थी वो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बाद वाली शुरू वाले से थोड़ी सी कम रह जाएगी। दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। ठीक है। राइट। हेड ऑन कोलिजन मीन्स one dimensional collision. Head on collision means one dimensional collision. Means velocities before collision and impulse during collision are along the same line. Means velocities during collision and impulse during collision are along the same line. ठीक है। समझने के लिए सब कुछ एक ही लाइन के अलॉन्ग है, पहले वाली वेलोसिटीज भी, बाद वाली वेलोसिटीज भी, इंपल्स भी। ठीक। मैंने लिखवाया नहीं बाद वाली, भाई जब पहले वेलोसिटीज एक ही लाइन के लॉन्ग थी, इंपल्स भी उसी तरफ थे, तो बाद वाली भी उसी तरफ होगी, है ना? अच्छा, राइट। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, यहां सिद्धार्थ परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हो। वैसे इलास्टिक जब मैं बोलूंगा तो मतलब परफेक्टली इलास्टिक ही, उसको बोलूंगा इन इलास्टिक। ठीक है। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, bodies will regain their shape completely after collision. Bodies will regain their shape completely after collision. Kinetic energy of the system before collision, kinetic energy of the system before collision and after collision will be same. Kinetic energy of the system before collision and after collision will be same, but during collision, kinetic energy of the system will be less. As some part of this kinetic energy, has gone into deformation energy. ठीक है।
जो ऑफ कोर्स कोलिजन के बाद वापस आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोलिजन के वक्त जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी गई है वो वापस आ जाएगी पूरी तरीके से। क्लियर है एकदम? अगर हम इस केस में इन दोनों बॉल्स के बीच फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ये जो टाइम आएगा ना, ये टाइम जब वो फोर्स सबसे ज्यादा रहा होगा, ये वो टाइम है जब डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा रहा होगा। ये इमेजिन करो अल्ट्रा स्लो मोशन में दोनों बॉल्स आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, डिफॉर्म हुई, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वापस रिफॉर्मेशन। रुकी नहीं है बॉल कभी भी, रुक सकती है, हो सकता है उल्टे डायरेक्शन में आ रही होती, मे बी ऐसा। मतलब कोलिजन के दौरान क्या किसी एक बॉल की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है? यस। यार सोचो, बॉल ऐसे टकराई और ऐसे चली गई। अब ये वाली बॉल का डायरेक्शन पहले ऐसे था, अब ऐसे हुआ, तो बीच में जीरो भी हुई होगी पक्का वेलोसिटी। तो अगर मैं कहूं क्या कोलिजन के वक्त दो बॉल में से किसी एक की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती थी? यस, हो सकती थी, है ना? वो भी पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता है टक्कर मार के ये बॉल रुक जाए, है ना, ये बॉल रुक भी जाए। तो कोलिजन के वक्त वो पल जब फोर्स सबसे ज्यादा है, ये वो मूवमेंट है जिस वक्त डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है बॉल्स का। इसके बाद ये फोर्स घटना शुरू हो जाएगा, मतलब बॉल्स अपनी शेप में वापस। ये जो टाइम जोन है ना, ये वाला टाइम जोन, ये वाला, इस दौरान फोर्स बढ़ता जा रहा है, यानी पीछे वाली बॉल आगे वाली बॉल में और पेनिट्रेट करती जा रही है। ये डिफॉर्मेशन का स्टेज है। और ये क्या है? रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का उल्टा रिफॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉडीज डिफॉर्म हो रही हैं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्म। एंड इलास्टिक कोलिजन के केस में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर आएगा। मतलब डिफॉर्मेशन के दौरान आने वाला इंपल्स और रिफॉर्मेशन के दौरान आने वाला इंपल्स बराबर होगा इलास्टिक कोलिजन के केस में। इलास्टिक कोलिजन कोई भी हो, जिस वक्त फोर्स सबसे ज्यादा उस वक्त बॉडीज का डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। ओके, ये डायग्राम भी बनाओ। वेरिएशन ऑफ फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। इंपल्सिव फोर्स है शिवांश बेटे, तो ऐसे ही वेरी करेगा। एक तो जरा से टाइम के लिए आएगा, ऊपर से कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएट करेगा, है ना। वेरिएशन ऑफ फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, लिख लो। ड्यूरिंग कोलिजन at the moment, during collision, at that moment when deformation of the colliding objects is maximum, when deformation of the colliding objects is maximum, force between them will also be maximum. Force between them will also be maximum. ठीक है, और ये जो एरिया लेफ्ट वाला उसको लिख लेना डिफॉर्मेशन स्टेज, और राइट वाला एरिया जो है वर्टिकल लाइन के उसको लिख लेना रिफॉर्मेशन स्टेज। जब तक फोर्स स्वया बेटे बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉडीज और डिफॉर्म होती जा रही हैं, पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी में और पेनिट्रेट करती जा रही है, डिफॉर्मेशन। अब फोर्स जब घटना शुरू हो गया तो मतलब रिफॉर्मेशन। सो पहले वाला डिफॉर्मेशन, आगे वाला रिफॉर्मेशन। और लिख लेना कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों एरिया बराबर आएंगे। फॉर इलास्टिक कोलिजन बोथ द एरियाज, मतलब ये जो टोटल एरिया है ये आधा आधा होगा, आधा इधर आधा उधर। ठीक है, फॉर इलास्टिक कोलिजन बोथ द एरियाज विल बी इक्वल। विनायक सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करो बेटा, 200। इतना पतला सा रजिस्टर, थोड़ा मोटा, मतलब ऐसे रजिस्टर तो 10 भर जाएंगे।
और ये चैप्टर से अब होमवर्क वाला रजिस्टर पास में होना चाहिए, जो भी मैं शीट्स या काम दूंगा वो होमवर्क में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये भी लिखो, as there is no external impulse on the system during collision, as there is no external impulse on the system during collision, बाहर से कोई इंपल्स नहीं आया सिस्टम में, तो क्या होगा लावण्या? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी ऑफ बोथ द बॉल्स विल बी कंजर्व, as there is no external impulse on the system during collision, so total linear momentum of the system will be conserved, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, आप देखोगे दो बॉडीज है ए और बी, आपस में टकराई, ए ने बी को जितना इंपल्स दिया बी ने भी ए को उतना ही दिया होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। इस दौरान बाहर से कोई इंपल्स आया नहीं। मान लो जब ये ए और बी टकरा रहे थे, तुमने भी ए को हिट करा साथ में उसी टाइम, अब ए और बी का टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि तुमने भी एक इंपल्स दिया था। कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि दो बॉल आपस में टकराई तो कोई तीसरा भी था जिसने उन्हें इंपल्स दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेज है, ये वेज पे ऐसे बॉल आके नीचे गिरेगी, ऐसे जब ये बॉल आके वेज पे गिरेगी और वेज पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, तो जब बॉल आके वेज पे गिरेगी तो ये बॉल वेज को इंपल्स ऐसे देगी जे, वेज बॉल को ऐसे देगा जे। आप कंफ्यूज नहीं होना, सर ये बॉल तो ऐसे आई थी तो ऐसे इंपल्स क्यों नहीं दिया? स्मूथ सरफेसेस हैं, फ्रिक्शनल इंपल्स नहीं है कोई भी, तो दो बॉडीज अगर स्मूथ है, स्मूथ बॉडीज अगर जब भी आपस में टकराएंगी तो इंपल्स हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा, वो मैं डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक इसी वक्त जब ये बॉल और वेज आपस में टकराएंगे, ग्राउंड भी वेज को एक इंपल्स देगा J1। तो इस केस में सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम बॉल प्लस वेज का कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि वेज ने बॉल को इंपल्स दिया, बॉल ने वेज को, सिर्फ ये दो होते तो मैं कहता इस पूरे सिस्टम का यानी वेज प्लस बॉल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व। बट जैसे ये टकराए, ग्राउंड से भी एक इंपल्स आया, सोचो ना, ये बॉल जैसे ही टक्कर मारेगी वेज को नीचे भी तो भगाना चाहेगी, और ग्राउंड अलाउ नहीं करेगा, तो ग्राउंड से भी एक इंपल्स आएगा। तो हमारे इस वेज प्लस बॉल, कविष्ट बेटे इधर ध्यान, वंश बेटे तेरा नुकसान होगा इसमें, साथ नहीं बैठना है, अपना दिमाग चलाना है। दिमाग ऐसी चीज है जो अपना चला के ही ग्रो करेंगे, पूछ पूछ के ग्रो नहीं करेंगे बेटे। तो जब ये बॉल और वेज आपस में टकराए तो बाहर से भी एक इंपल्स आया, अगर ये ना होता तो मैं कहता यार जितना मोमेंटम इसका बदलेगा उतना ही इसका बदलेगा उल्टे डायरेक्शन में, हेंस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व, जो मैं यहां कह रहा हूं, लेकिन यहां पे नहीं होगा। तो कभी भी तुमने देखा, बड़ी बारीकी से अच्छे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ये सब जेई मेन में ऐसे, इन सब में ही काम निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा काम। तुमने देखा बाहर से तो कोई इंपल्स है ही नहीं, तो तुम कहोगे एक का मोमेंटम जितना बढ़ा दूसरे का उतना घटा, मतलब इन अ वे दोनों का टोटल मोमेंटम मिला के कंजर्व। लेकिन तुम्हें दिखा नहीं, बाहर से भी एक इंपल्स है, फिर ये नहीं होगा। तो आई विल कम बैक टू दिस। फिलहाल इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी दिस, पहले मोमेंटम क्या है? आई राइट पी इनिशियल इक्वल्स पी फाइनल। सो व्हाट आई राइट? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वेक्टर्स हैं। मान लो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें ये उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां माइनस कर देना, वेक्टर्स है ये, मोमेंटम वेक्टर्स को डील कर रहे हो, प्रॉपर साइन के साथ करना। मेरे इस डायग्राम में सारे राइट को है तो सबको प्लस लिया है मैंने, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, लिखो इसको। तो कभी भी तुम्हें दिखे बाहर से कोई इंपल्स नहीं है एक सिस्टम पर, तो जितना मोमेंटम सिस्टम का, पूरे सिस्टम का बोल रहा हूं, किसी एक बॉल का नहीं, किसी एक बॉल का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बदला है, जे ने बदला है, बट जितना इसका चेंज किया है उतना ही उसका उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए टोटल कंजर्व है, ठीक है। एक का मोमेंटम अगर 10 से घट के 8 रह गया, 2 घटा तो दूसरे का 2 बढ़ गया होगा, तो टोटल सेम रहेगा।
ठीक है। ये पहली इक्वेशन, नाम दो इक्वेशन नंबर 1। इसको हल्का एडजस्ट करते हैं, m1 वाले टर्म एक साइड करो, m2 वाले एक साइड, जरा क्या आएगा, m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स v2 माइनस u2, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी, जरा आगे यूज करेंगे हम, और स्कूल एग्जाम में भी ये डेरिवेशन आता है, तो मैं थोड़ा वैसे ही बता दूं आपको। मतलब स्कूल में आता है ये कि दो बॉडीज एक दूसरे से इलास्टिकली टकराई, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी बताओ। पहले u1 u2 थी, बाद में क्या होंगी बताओ। आई एम डूइंग दैट ओनली। तो आप कहोगे एज देयर इज, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना हर चीज को, एज देयर इज नो, तभी वहां नंबर पूरे मिलते हैं। एज देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्स ऑन द सिस्टम, हेंस टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। ये इक्वेशन बनाई, इसी को मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, नाम दे देते हैं, वो 1 थी, ठीक। दूसरा लिखो, एज कोलिजन इज इलास्टिक, as collision is elastic, so kinetic energy initial is equal to kinetic energy final, या और बेटर लिख देना है, लिख देना बिफोर एंड आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज नॉट सेम। तो अगर मैं थ्योरी क्वेश्चन दूं काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट सेम, तो गलत है। इसको नोट करो जरा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ को तो उड़ा देंगे थ्रू आउट, इसमें भी m1 एक साइड m2 एक साइड करो जरा, तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 टाइम्स v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 कर दो, ऊपर वाले को 3 कर देना। इसको नोट करो अच्छे से, हाँ, क्योंकि एक का मोमेंटम चेंज जितना लेफ्ट होगा दूसरे का उतना ही राइट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, क्योंकि उनपे इंपल्स का डायरेक्शन बेटे उल्टा था। ये j है तो ये माइनस j है, इसलिए m2 का फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू m1 का इनिशियल माइनस फाइनल। ये इक्वेशंस वही दिखा रही है ना वे। अब एक काम करो जरा, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो जरा, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो, क्या आएगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 कर दिया। तुम वहां पूरा करके दिखाना, यहां तो चलो हम जल्दी कर ले रहे हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा हो जाए ना काम। क्या है ना, पर्पस इज वो एग्जाम आपको टेंशन ना दे बिल्कुल भी, ठीक है। और फंडामेंटल्स तो हमें सीखने ही है। अब जरा u1 u2 एक साइड, v1 v2 एक साइड करना, तो u1 माइनस u2 क्या आ गया। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये u1 माइनस u2 क्या था, अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या था। इसका मतलब फॉर इलास्टिक कोलिजन सेपरेशन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अप्रोच, और ये हमेशा होगा, इस बार नहीं हमेशा। जब भी दो बॉडीज इलास्टिकली टकराएंगी तो टक्कर से पहले जिस तेजी से अप्रोच हो रहा होगा, टक्कर के बाद उसी रेट पे सेपरेट होंगे, ठीक है। तो लिख लो हेंस, इसके बाद लिखो हेंस, हमेशा, बट ऐसे मैथमेटिकल नहीं, ये बदलेगी इक्वेशन। हेंस इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, hence in case of elastic collision separation velocity will be equal to approach velocity, separation velocity will be equal to approach velocity, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से
तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको अभी मैं डिफाइन करवाता हूं इसको सेपरेटली। यहां से V2 की वैल्यू क्या आ गई, U1 माइनस U2 प्लस V1 आ गई। ये V2 की वैल्यू उठा के वो जो थी M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 वहां पे रख दो। अब ये मैं आपको करवा नहीं रहा, ये आप घर पे करोगे काम, और ये कर लेना क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन आ जाता है, फिर वहां पे फालतू में नंबर जाएंगे तुम लोगों के, तो ये कर लेना। इसको सॉल्व करोगे, V1 आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U2। ये सॉल्व करके देखना ही आएगा। और V2 की वैल्यू आएगी 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U2। ये आएंगे, स्कूल एग्जाम में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं उस वे में चला गया, बट एनीवेज कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, आप समझो इसको। ये डेरिवेशन आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, हेड ऑन है, ओके। तो ये फॉर्मूले आएंगे, क्लियर है, याद तो ही जाएंगे आराम से। देखो चारों जगह यहां से सुनना ध्यान से, कैसे याद रहेगा, नोट कर लो पहले, और घर पे एक बार सिद्धार्थ बेटे प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। ये जो मैंने बोला था ना, V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वंश प्रैक्टिस, ठीक है। V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, आंसर आएगा। तो कुछ भी नहीं है, अगर आपके एग्जाम में आया, पहले मोमेंटम कंजर्व करना, M1 वाले टर्म एक साइड, M2 एक साइड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना, M1 एक साइड M2 एक साइड, डिवाइड करना, सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच पे पहुंच जाओगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, सेपरेशन और अप्रोच बराबर है, स्कूल में टीचर वगैरह नंबर काट लेते हैं थोड़े से, ठीक है, गलत नहीं है, वो भी सही है। और यहां से डायरेक्ट ये सब लिखते ही नहीं है, 2 मिनट लगेंगे लिख देना। तो सेपरेशन और अप्रोच बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे तो, यहां से V2 की वैल्यू V1 के फॉर्म में पहली इक्वेशन जो ये वाली थी इसमें रखोगे, जो मोमेंटम वाली, ये रिलेशन आ जाएगा। याद कैसे रहेगा, चारों जगह पे M1 प्लस M2 तो नीचे है ना, U1 U2 U1 U2, है ना, ये आएगा। इधर M1 माइनस M2, इधर M2 माइनस M1, इधर 2M2, इधर 2M1। मतलब मुझे ऐसे ही याद रहता है कि इधर M1 माइनस M2 था, इधर क्रॉस में M2 माइनस M1, इधर 2M2 था, इधर 2M1 था, ऐसे याद रहता है बस। M1 प्लस M2 चारों जगह है, ठीक है, तेरे को याद रहेगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है। M1 माइनस M2, M2 माइनस M1, 2M2, इधर 2M1, क्लियर, ओके। अब लिखो जरा वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, RESTI, रेस्टी, फिर ट्यूशन वाला ट्यूशन, TUTION, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, RES, प्रतुल बेटे स्मॉल ई सिंबल यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of separation velocity, it is defined as the ratio of separation velocity is to approach velocity, that is velocities after collision, that is relative velocity after collision, that is relative velocity after collision divided by relative velocity before collision।
ठीक है। इस डायग्राम के लिए E आएगा क्या, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब ये कोई ऐसा हमें वो नहीं समझ आ रहा कि ऐसे क्या हो रहा है, बट ये एक मैथमेटिकली हमें मिला कि जब जब कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, टक्कर से पहले की अप्रोच वेलोसिटी और टक्कर के बाद की सेपरेशन वेलोसिटी बराबर आ रही है। मतलब अगर अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि ये बॉल अगर 10 की स्पीड पे आ रही है और ये बॉल अगर 2 की स्पीड पे जा रही है, अप्रोच वेलोसिटी कितनी है 8। अब टक्कर के बाद अगर इस बॉल की वेलोसिटी 3 है तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी 11, ये 11 होगी। किस रेट पर अप्रोच हो रहा है 10-2। तो ये हर इलास्टिक कोलिजन में हर बार हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसी से ये कॉन्सेप्ट बना है, सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी इज इक्वल टू ई। देखते चलना, ठीक है। मान लो कि टक्कर से पहले ये वेलोसिटी इधर थी 4, टक्कर के बाद अब मान लो ये वेलोसिटी इधर है, अगर ये 10 और ये 4, ये 11 है तो ये 3 होगी। अप्रोच वेलोसिटी क्या है 14, तो सेपरेशन भी क्या होना चाहिए 14, वो 11 से उधर तो ये 3। जिस जिस रेट पर एक दूसरे के पास आ रहे हैं उसी रेट पर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे अगर कोलिजन कैसा है, हेड ऑन और इलास्टिक। टक्कर से पहले जिस रेट पर एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, टक्कर के बाद उसी रेट पर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी आपस में क्या आएगी, इक्वल। मान लो भव्य तू बताना बेटे, ये अगर 12 था तो टक्कर के बाद ये वेलोसिटी मान ले 6 है बेटे, तो ये वेलोसिटी क्या होगी बता। जसनूर, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये 10 से जा रहा है वो 12 से, होगा ही नहीं, टक्कर कहां होगी। आप मैं 100 की स्पीड पे आ रहा हूं भव्या बेटे सुन, तो तू 120 की स्पीड पे भाग रही है, तो कार टकराएगी कहां, तू तो निकल गई आगे, ठीक है। तो देख लो ना, उसको मैंने जानबूझ के ऐसे किया था। ये 15, अब बोल अप्रोच वेलोसिटी क्या है बेटे 3, तो सेपरेशन भी क्या होना चाहिए 3, तो ये 6, तो ये वेलोसिटी क्या होगी 9। तो इलास्टिक कोलिजन है और हेड ऑन कोलिजन है तो हर बार तुम्हें ये मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू क्या आएगी 1। इलास्टिक कोलिजन अगर है तो हमें E की वैल्यू मिलेगी हर बार 1। मतलब जिस रेट पर बॉडीज, और अगेन आई एम रिपीटिंग सिद्धार्थ, जैसा तुमने कहा ये आइडियल केस है, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं है। रियल केसेस में जहां पे कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में क्या होगा, सुन लो ध्यान से, इन इलास्टिक में ये 15-12, ये 6, तो ये पता चला 8, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन होगा। इन इलास्टिक में क्या होगा, बॉडीज जब आपस में टकराएंगी तो जो डिफॉर्म होंगी ना, शेप पूरी तरह से वापस नहीं, टक्कर के बाद थोड़ी सी शेप खराब, और थोड़ी तो खराब होगी है ना, उसको क्या कहेंगे इन इलास्टिक। मोमेंटम उसमें भी कंजर्व रहेगा क्योंकि बाहर से तो कोई इंपल्स वहां भी नहीं आएगा, मोमेंटम कंजर्व को कोई चक्कर नहीं है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे कोलिजन इन इलास्टिक। इलास्टिक इन इलास्टिक तो नाम पड़े थे तरन बेटे, ध्यान दे इधर, इलास्टिक इन इलास्टिक तो नाम पड़े थे वो शेप को देखकर, यार ये तो पूरा शेप में आ गया, यार ये तो इलास्टिक कोलिजन है, ये तो शेप में नहीं आया। लेकिन जब टक्कर हुई बाहर से तो कोई इंपल्स नहीं आया ना, कोलिजन कैसा भी रहा हो। कोलिजन तो ऑब्लिक भी अगर हुआ, मान लो कैरम है, स्ट्राइकर कॉइन को हिट करके, स्ट्राइकर खुद इधर गया कॉइन इधर, वहां भी तुमने देखा भाई साहब स्ट्राइकर ने कॉइन को, कॉइन ने स्ट्राइकर को इंपल्स दिया, तुमने कहा सर बाहर से तो कोई इंपल्स नहीं आया, तो मोमेंटम तो वहां भी कंजर्व करोगे। वो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, वेज पे बॉल आके गिरी थी, दैट वाज द केस ऑफ 2 डायमेंशनल ऑब्लिक कोलिजन। यार आप फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो। आप क्या देख रहे हो, आप कह रहे हो सर बाहर से कोई इंपल्स नहीं है, तो ठीक है भाई मोमेंटम कंजर्व करो। आप कह रहे हो सर ये बॉडीज तो अपनी शेप में पूरी तरह से वापस आ गई, ये तो इलास्टिक बॉडीज हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर दो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर इक्वल कर दो।
ठीक है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब बॉडीज डिफॉर्म हुई थी लेकिन अपनी शेप में पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई, तो सेपरेशन पक्का अप्रोच से कम होगा, पक्का सेपरेशन अप्रोच से क्या होगा, कम। तो ई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे कुछ होगी। ठीक, तो लिख लिया ना, क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी। लिख लो, फॉर इलास्टिक कोलिजन, for elastic collision equal to 1, for elastic collision equal to 1, for inelastic collision, for inelastic collision E less than 1, E less than 1। और एक होता है कंप्लीटली इनएलास्टिक, इसमें क्या होगा, राइट राइट, कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन, लिख ले मेरे भाई, कंप्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा सात्विक बताओगे, बॉडीज टूट, नहीं नहीं, तोड़ो मत, रिफॉर्म होने की कोई टेंडेंसी नहीं। क्ले वंश खेलते थे ना बचपन में, वो बनाते थे क्ले ऐसे अलग अलग शेप, खेला होगा, उसमें शर्म कैसी है, नहीं खेला, तो फिर वो क्ले है, तुम कोई भी शेप दे दो, इज देयर एनी टेंडेंसी टू रिफॉर्म, है ना, कोई आई थिंक वो टूथपेस्ट के साथ भी वही होगा, कोई मतलब पेस्ट उसको जिस शेप में भी बाहर निकला, जैसे भी, खैर वो तो कोई शेप ही क्या, लिक्विड टाइप ही हो गया ऑलमोस्ट वो तो आपने क्ले बॉल ली, क्ले बॉल आपने प्रेस किया, छोड़ा, कोई टेंडेंसी नहीं अपनी शेप में वापस आने की। कंप्लीटली इनइलास्टिक बॉडीज कोलिजन के वक्त डिफॉर्म होंगी, और जो डिफॉर्म होना था हो गई, देयर इज नो टेंडेंसी टू रिफॉर्म। ऐसी बॉडीज टक्कर के बाद स्टिक कर जाएंगी, स्टिक करके एक साथ चली जाएंगी, तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो ई क्या होगा, जीरो, दिस जीरो तो दिस जीरो। सो फॉर कंप्लीटली इनइलास्टिक बॉडी ई इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, सो इलास्टिक बॉडीज हैं तो ई वन, इन इलास्टिक बॉडीज हैं तो ई लेस देन वन, कंप्लीटली इन इलास्टिक बॉडीज हैं तो ई इक्वल टू जीरो। ओके, और वो डेरिवेशन ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल वगैरह एग्जाम्स के लिए। बट हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम या तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट प्लीज चेक कर लेना, कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला लगाना, या फिर मोमेंटम कंजर्व कर देना और सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ बिना फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला नहीं लगाना, वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, m1 माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन वाला। आप मोमेंटम कंजर्व करो, आप सेपरेशन और अप्रोच वाला अप्रोच यूज करो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाली अप्रोच स्क्वायर टर्म ले आएगी तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। सो ये रहा क्वेश्चन, ये 2 kg की बॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, ये 4 kg की बॉल है, 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, इन दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन हुआ, E1 है, इन दोनों की वेलोसिटीज बताओ कोलिजन के बाद क्या होगी, करो सॉल्व। If collision is elastic and head on, if collision is elastic and head on, if collision is elastic and head on, then find velocities of both the balls after collision. Find velocities of both the balls after collision. करो सॉल्व।
मान लिया मैंने, देखो फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, आप फॉर्मूले से भी करना, अभी तो मैं आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए करवा रहा हूं, फॉर्मूले से भी कर देता हूं मैं। इसकी वेलोसिटी 2 kg वाले की कोलिजन के बाद v1 मान ली, और आप लोग अभी जल्दीबाजी मत करो, डायग्राम्स बनाओ, मैं फंसा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। ये डायरेक्शन उल्टा वगैरह कर दिया आप फंस जाओगे फिर वो प्लस माइनस साइन में, इसीलिए कोई जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी तब करो जब प्रैक्टिस खूब हो गई है, फिर अपने आप वो अपने आप स्पीड बढ़े। स्पीड ऐसी चीज है, आप बढ़ाओ मत, प्रैक्टिस से खुद बढ़ेगी। आप तो एकदम अच्छे से करो। ये 4 kg, इसकी वेलोसिटी मान लो v2, मोमेंटम कंजर्व करो, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। अब थोड़ा डायरेक्ट भी चलेगा, m1u1 प्लस m2u2 कितना आएगा 20, और ये 24, ये कितना हो गया 44। सो दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी E इज इक्वल टू, सेपरेशन कितना है, यहां अगर मैंने v1 माइनस v2 लिख दिया ना गड़बड़ हो जाएगी। सेपरेशन यानी क्या हो गया, अच्छा 4v2, सॉरी 4v2। सेपरेशन v2 माइनस v1, अप्रोच 10 माइनस 6 कितना है 4, E1 है तो v2 माइनस v1 कितना आ गया 4, सो v2 कितना आ गया 4 प्लस v1, इसको उठा के यहां रखो, सो 44 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4, v2 कितना है 4 प्लस v1, 4 4 16 को इधर लाओ, 44 माइनस 16 कितना आया 28, 28 इज इक्वल टू 6v1, तो v1 कितना आ गया 28/6 आया बेटे लक्ष्य, तुमने कहा था 20, हाँ सही है 14/3, सो दिस इज 14/3। फिर v2 भी आ जाएगा 4 प्लस v1, तो कितना आ जाएगा 26/3, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक, आप कहते नहीं सर हम ऐसे क्यों करें, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो सीधे लिखेंगे क्या, v1 इज इक्वल टू क्या m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 अपॉन, हम तो इसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कर लो, पर उससे भी कोई ज्यादा टाइम नहीं जाए, और ये फॉर्मूला हल्का सा कहीं गड़बड़ कर गए तो फिर खराब हो जाएगा काम। ये देख लो कितना आ रहा है 2 माइनस 4 कितना आया -2 अपॉन 2 प्लस 4 कितना आया 6, u1 कितना है 10 प्लस 2m2 8, m1 प्लस m2 u2 कितना है 6, ये देख लो कितना आ रहा है -20/6 प्लस 8, सो 48 माइनस 20, 28/6 आ गया। आपको सर ये बढ़िया है, ऑफ कोर्स है ना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है करो। अब इस फॉर्मूले में मान लो ये आ रहा होता उल्टी साइड, तो u2 को यहां मैं नेगेटिव ले लेता, क्योंकि जब मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया तो u2 को मैंने राइट लिया था, अब तुम कह रहे हो ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे u2 माइनस कर लेना। m1 m2 का तो कोई चक्कर नहीं, वो तो मासेस है, तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ओके, नोट कर लो। चलो परसों डिस्कस करेंगे, बुक देना जरा, फिजिक्स वाली वो गैलेक्सी वाली बुक दो, है पास में तो। अब आपने बेटे बातें नहीं, परसों तक ये लेक्चर रिवाइज, मैं कुछ भी पूछूं आज की क्लास का मुझे आंसर वंश बेटे मिलना चाहिए। एनीथिंग, इम्पल्स क्या है, क्यों डिफाइन है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, और वर्क पावर एनर्जी के इसमें से आप एक काम करो, लास्ट के जो क्वेश्चन है ना 85 से लेके 101 तक, ये सबके खत्म होने चाहिए। 2 दिन का काम दे रहा हूं, ये लेक्चर पूरा आज का रिवाइज करना है आपने अच्छे से बहुत। 85, सोया कितनी जल्दी है बेटा, ऐसे चल रहा है ना, ठंड रख बेटे। 85 से 101 तक लिख लो होमवर्क, 3.85 से 3.101 तक, ये 15 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और आज का लेक्चर पूरा रिवाइज करोगे अच्छे से, ठीक है। ओके बेटे।